मानव शरीर की पूरी संरचना में छोटी छोटी कोशिकाओं सेल्स का योगदान होता है और इस छोटी छोटी सेल्स से टिश्यूज बने होते हैं और इन टिश्यूज से अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं और इस तरह से पूरे शरीर का निर्माण होता है। हड्डियों से लेकर के रक्त समेत चमड़ियों तक अलग अलग टिश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं और आयुर्वेद इनके बारे में क्या कहता है, आज हम इस चीज को समझने वाले हैं। मॉडर्न साइंस तो यही कहता है कि अलग अलग टिश्यूज से हमारा शरीर बना है और ये टिश्यूज सेल से बनी है और इसके बारे में डीप स्टडी है मॉडर्न साइंस के अंदर। लेकिन आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है और अलग अलग टिश्यूज के बारे में आयुर्वेद का क्या ख्याल है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी चीज की चिकित्सा करते हैं तो उससे पहले शरीर को जानना या कहें कि शरीर को फिट भी रखना है तो पूरे शरीर को बेसिक तौर पे जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए आज समझते हैं आयुर्वेद के नजरिए से हमारे बॉडी की अलग अलग टिश्यूज के बारे में। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। हार्ट या हृदय हमारे शरीर का एक ऑर्गन है और इसकी मसल्स एक पर्टिकुलर टिश्यूज से बनी हुई हैं और ये टिश्यूज एक पर्टिकुलर सेल से बनी हुई हैं। इसी कारण से ये विशेष फंक्शन करने की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक ऐसे ही ब्रेन टिश्यूज से लेकर के लीवर हो या किडनी या और भी जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ये सब अलग अलग सेल से बने हुए हैं। और आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो हमारी बॉडी में 7 तरह की टिश्यूज होती हैं, यानी कि सप्त धातु जिसे आयुर्वेद कहता है। धातु का अर्थ होता है जो शरीर को धारण करे यानी कि होल्ड करे, शरीर की स्थिति बना के रखे। और ये सभी सप्त धातु यानी कि जो 7 तरह की टिश्यूज हैं ये त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ से ही मिलकर बनी होती है। और आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत यानी कि जो इसका मूल है वो वात पित्त कफ या त्रिदोष ही है, तो वहां पर ये अवश्य रहेगा। तो हमारे भोजन करने के बाद जो सबसे पहला जूस बनता है, उस भोजन का रस बनता है, जो डाइजेशन होने के बाद वहां से जो जूस निकलता है और बॉडी वेस्ट को बाहर थ्रो कर देती है, तो वो जो जूस होता है वही कहलाता है आयुर्वेद के अंदर से रस धातु। और यही हमारे शरीर की पहली धातु मानी जाती है जहां से हमारे शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो जो प्लाज्मा होता है जिसमें ब्लड तैरता है यानी ब्लड सेल्स तैरती हैं, वो रस धातु को ही दर्शाता है। और शरीर सबसे पहली धातु का निर्माण रस धातु का ही करता है। जो शरीर में हम भोजन करते हैं उससे जो जूस बनता है उसे रस धातु ही कहा जाता है और ये पूरे शरीर का नरिशमेंट करने के काम में आती है। और साथ ही साथ इसका प्रभुत्व दोष यानी कि जिसमें डोमिनेंट रूप से रहता है वो कफ रहता है। फिर यही जो रस धातु है 3 से 5 दिन अलग अलग डाइजेशन के हिसाब से हमारे शरीर में जब पकता है, हर एक धातु की अपनी अपनी धात्वाग्नि होती है जो उस धातु को पचाने का काम करती है। और फिर पच जाने के बाद ये रक्त में परिवर्तित हो जाता है यानी कि ब्लड सेल्स या ब्लड टिश्यू बन जाती हैं। और ये जो रक्त है यानी कि खून है या ब्लड जो हमारे शरीर में है, पूरे शरीर की लाइफलाइन है। चीजों को एक से दूसरी जगह पर नरिशमेंट पहुंचाना या कहें कि सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। इसे आयुर्वेद के अंदर जीवनीय कहा गया यानी कि जीवन प्रदान करने वाला। और रक्त के अंदर डोमिनेंट रूप से पित्त रहता है यानी कि पित्त इसका प्रमुख स्थान होता है। फिर वही सेम 3 से 5 या 6 दिन तक जब रक्त धातु अपनी धात्वाग्नि से रक्त को पचाती है या पकाती है, डाइजेस्ट करती है, फिर इससे बनता है मांस धातु यानी कि जो हमारी बॉडी की तीसरी टिश्यूज आयुर्वेद के अनुसार है वो है मांस धातु, जिसका निर्माण रक्त धातु से होता है। और ये जो मांस है पूरे शरीर का लेपन का काम करती है यानी कि बॉडी को कवर करने का काम करती है और ये बोन्स को सपोर्ट देती है और हमें किसी भी एक्टिविटी को करने में हेल्पफुल होती है। और इस मांस धातु में प्रभुत्व रूप से डोमिनेंट रूप से कफ रहता है यानी कि कफ इसका स्थान होता है। फिर जब मांस धातु की धात्वाग्नि इसको पकाती है तो 4 से 6 दिन बाद फिर मेद का निर्माण होता है। मेद यानी कि फैट टिश्यूज जिसको बोला जाता है। फैट टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जो जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन का काम होता है या स्किन के अंदर नरिशमेंट का काम होता है या जिस भी जगह ऑयलिंग की जरूरत होती है, नरिशमेंट की जरूरत होती है, लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, वहां सब फैट टिश्यू ही काम आते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर भी रहते हैं ताकि समय आने पर इसका यूज किया जा सके और शरीर से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। और इसमें भी डोमिनेंट रूप से कफ दोषी रहता है। फिर मेद धातु या फैट टिश्यूज के पचने के बाद अस्थि धातु यानी कि 5वीं धातु जो होती है उसका निर्माण होता है, जिसे बोन टिश्यूज कह सकते हैं या बोन सेल्स कह सकते हैं। और ये पूरे शरीर का धारण करती है यानी कहें कि पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बोन की वजह से ही स्टेबल बना हुआ है। जैसे कि एक आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर रेनफोर्स यानी कि सरिया स्टील का बहुत ही महत्व रहता है। पूरे कंक्रीट की बिल्डिंग के अंदर स्टील के कारण ही वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी हड्डियों का उतना ही महत्व होता है और इसके अंदर डोमिनेंट रूप से वात का स्थान होता है यानी कि हड्डियों में वात रहता है डोमिनेंट रूप से। फिर अस्थि धातु की जब धात्वाग्नि इस धातु को पचाती है तो फिर एक और धातु का निर्माण होता है जिसे आज की भाषा में बोन मैरो कहा जाता है और आयुर्वेद की भाषा में मज्जा धातु कहा जाता है। और हड्डियों के अंदर जो कैविटीज होती है यानी खोखलापन होता है
उसको भरने का काम ये करती है और ये भी शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, खास करके नरिशमेंट देती है बॉडी को। फिर सबसे अंत में और 7वीं धातु जो बनती है इस मज्जा धातु के पचने के बाद, वो है शुक्र धातु, या जिसे स्पर्म या सीमन कहा जाता है। ये हमारे शरीर को ओज, तेज, बल, एनर्जी प्रदान करती है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन यानी कि हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम आती है। मज्जा और शुक्र धातु दोनों में डोमिनेंट रूप से कफ का ही स्थान होता है। हमने जो ये 7 धातुएं देखी, इनका एक के बाद एक निर्माण होता है। सबसे पहले जब हमने भोजन किया तो सबसे पहली धातु रस धातु बनती है और 4 से 6 दिन तक ये जब पकती है तो फिर उससे रक्त का निर्माण होता है। ठीक ऐसे ही रक्त भी 4 से 6 दिन तक जब पकता है, अलग अलग डाइजेशन के हिसाब से, जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका 4 दिन में ही बन जाएगा, जिसका थोड़ा वीक होगा उसका 6 दिन में बन सकता है। तो इस तरह से ये वेरी करता है। फिर 4 से 6 दिन बाद रक्त के फिर मांस बनेगा, फिर वैसे ही 4 से 6 दिन बाद फैट टिश्यूज यानी कि मेद बनेगा, फिर उससे अस्थि बनेगा, फिर वैसे ही मज्जा और फिर शुक्र बनेगा। यानी कि आज जो आप भोजन करते हैं उसको शुक्र धातु में कन्वर्ट होते होते तकरीबन महीने लग जाते हैं और तब जाके बहुत ही कम मात्रा में शुक्र धातु का निर्माण होता है। और हर एक धातु की अपनी अपनी धातु अग्नि होती है जो उस धातु को पचाने का काम करती है। अगर रस धातु ही ठीक से नहीं बना, वो दूषित बन गया, तो ठीक आगे की सभी धातुएं फिर उससे दूषित होती चली जाएंगी, या जिस भी स्टेज पर जो धातु दूषित हो गई उससे बनने वाली नेक्स्ट धातु उतनी अच्छी नहीं बनेगी। और ये सभी धातुएं शरीर को धारण करती हैं, जिससे शरीर का निर्माण होता है। तो एक हेल्दी शरीर के लिए ये सप्त धातुओं का हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी होता है और इसको हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग यानी कि पाचन, डाइजेशन, भोजन करने का नियम, भोजन करने का तरीका, कौन सा भोजन आपके लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, उसका सिलेक्शन, ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं रस धातु बनने में। अगर आपने इन सभी चीजों को ध्यान रखा तो आपकी एक एक धातु स्टेप बाय स्टेप ठीक होती चली जाएगी, ठीक बनती जाएगी, जिससे एक पूर्ण स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा और आप लंबे समय तक दीर्घायु और स्वस्थ बने रहेंगे। आगे हम इन धातुओं को एक एक करके समझेंगे और साथ ही साथ इनकी विशेषता के बारे में जानेंगे, साथ साथ इनकी पुष्टि के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से कोई कमजोरी या कमी होने पर किस प्रकार से ये रोग उत्पन्न करते हैं और कैसे इनको प्रबल बनाया जाता है। तो आगे की जानकारी आगे की वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।